चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड में जो हमारे पास सेकंड पोर्शन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था वो था हमारे पास साउंड वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो साउंड वाले पोर्शन में मैंने आपको बताया कि साउंड वो वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साउंड वेव आर एक्चुअली द मैकेनिकल वेव एंड मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो मैकेनिकल वेव में जो हम साउंड वाला पोर्शन पढ़ लें उसमें हमारे पास जो साउंड है वो एक्चुअली में कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। दे आर कॉमनली कंसिडर एज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जब वेव ट्रैवल करती है तो उसके अंदर रीजन्स पाए जाते हैं। ये कॉम्प्रेशन रीजन है, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन और ये कॉम्प्रेशन रीजन। यहाँ पर कॉम्प्रेशन के माने वो हुआ कि जहाँ पर साउंड के मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा करीब होंगे। जब साउंड ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है, कंप्रेस होकर के और रेयरफैक्ट होकर ट्रैवल कर रही होती है। तो जहाँ पर ये करीब होगा वो कॉम्प्रेशनल रीजन, जहाँ पर ये दूर होगा वो रेयरफैक्शनल रीजन। कॉम्प्रेशनल रीजन में मॉलिक्यूल के करीब होने की वजह से इसका टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोगों को बैठा दिया जाए तो कमरे में गर्मी हो जाती है ना, हो जाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ गए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर हो गए तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो रेयरफैक्शन का टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉम्प्रेशनल रीजन। तो ये इस तरीके से कंप्रेस और रेयरफैक्ट होते हुए ट्रैवल कर रही है। दो लगातार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर उसको कहते हैं हम वेव लेंथ। जिस तरीके से द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रैश एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ, उसी तरीके से दो लगातार कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। चूँकि इसके अंदर कॉम्प्रेशनल साउंड वेव एक्चुअली में कॉम्प्रेशनल वेव है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए कॉम्प्रेशनल वेव। क्योंकि ये कंप्रेस हो रहे होते हैं, रेयर फैक्ट हो रहे होते हैं। रेयर फैक्शनल का नाम इसको नहीं दिया गया बल्कि किसका नाम दिया गया है, कॉम्प्रेशनल वेव का। साउंड वेव आर एक्चुअली द कॉम्प्रेशनल वेव। जहाँ पर मॉलिक्यूल्स करीब हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर हैं वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है। इस बात को जब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, जब न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, न्यूटन्स कैलकुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, तो न्यूटन ने इस बात को बताया था कि साउंड वेव ट्रैवल करती है आइसोथर्मली। कैसे ट्रैवल करती है, और आइसोथर्मल कंडीशन आपको पता है, थर्मोडायनेमिकल का एक हमारे पास कंडीशन है इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। उसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हम तो यहाँ पे देख रहे कॉम्प्रेशनल वेव और रेयरफैक्शनल वेव दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो न्यूटन ने जब स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था तो यही गलती की थी बहुत बड़ी, जिसके बाद लैप्लास आए थे और लैप्लास ने बताया था कि साउंड आइसोथर्मली ट्रैवल नहीं करता बल्कि एडियाबैटिकली मूव कर रहा होता है, इन विच नो हीट इज चेंज टेक्स प्लेस। मॉलिक्यूल जब करीब आएंगे और मॉलिक्यूल जब दूर जाएंगे, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो इस सिस्टम के अंदर हीट को बढ़ाने के लिए और हीट को रिलीज़ करने के लिए टाइम इंटरवल नहीं मिलता। अगर किसी चीज़ में आपको हीट इंटर करवानी है तो इट विल रिक्वायर टाइम, वो टाइम लेगा अपने हीट को ट्रांसफ़र करवाने के लिए। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, साउंड ट्रैवल कर रहा है, फॉरेन से कंप्रेस हुआ, अभी हीट ट्रांसफ़र ही होता कि फॉरेन से क्या हो गया, ये रेयर फैक्ट हो गया। तो लैप्लास ने बताया कि ये जो ट्रैवल करता है साउंड वो एडियाबैटिकली ट्रैवल कर रहा होता है, नॉट आइसोथर्मली। तो जिसकी वजह कर न्यूटन के कैलकुलेशन में एरर आ गया था तकरीबन 16% का, 16% का एरर मौजूद था, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 290 मीटर पर सेकंड वैल्यू आई थी और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकंड है। तो 290 और 332 में एक बड़ा फ़र्क मौजूद था, जिसको ख़त्म करने के लिए लैप्लास आए और उन्होंने अपना एक फार्मूला पेश किया और ये बताया कि साउंड आइसोथर्मली ट्रैवल नहीं करता है बल्कि एडियाबैटिकली मूव करता है, एडियाबैटिकली ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर साउंड जो मूव करता है वो किस तरीके से करता है, एडियाबैटिकली मूव करता है। अब साउंड के बारे में अगर हम साउंड को और आगे कंटिन्यू करें तो इसमें साउंड में हमारे पास साउंड ऑडिबल साउंड भी होती है, इंफ्रासोनिक साउंड भी है, अल्ट्रासोनिक साउंड भी है। ऑडिबल के माने होता है काबिल समात, वो आवाज़ जो सुनी जा सके, जैसे मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑडिबल साउंड काबिल समात, इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ के दरमियान में होती है। 20 हर्ट्ज़ 20 किलो यानी कि 20,000 हर्ट्ज़। तो इस आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसी आवाज़ को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके एयर ड्रम के लिए, इंसान के कान के पर्दे के लिए कोई इफेक्टिव नहीं होगा ये, बात समझ में आ रही है ना।
तो दिस रेंज ऑफ साउंड कैन बी हेयर्ड ईजिली बाय द ह्यूमन एयर एंड कॉमनली कंसिडर एज द ऑडिबल साउंड। इसको ऑडिबल साउंड कहा जाता है। ऑडिबल साउंड में अब हमारे पास दो कंडीशन आ रही है आगे चल करके, एक इंफ्रासोनिक है, एक अल्ट्रासोनिक है। इंफ्रा के माने होता है कम, इसको इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, इसको इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात एक ही है, लिखा हुआ क्या है, अ साउंड वेव अ फ्रीक्वेंसी हुज फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी। ठीक है ना। अर्थ को एक ज़मीन में जब जलजला प्रोड्यूस होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लोगों को सुनाई नहीं देती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मली क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा के मीन्स ज़्यादा, अल्ट्रासोनिक साउंड तो एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। सही है ना। तो जितने भी हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, किडनी में स्टोन्स वगैरह पैदा हो जाएं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक मशीन का सहारा लेते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है, और ये आपके लिए इफेक्टिव नहीं होती है। मतलब किसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो भी वो आपको सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं कि कान के पर्दे को डैमेज कर देगी, वो कान का पर्दा अपने जगह पे नॉर्मल जैसे बिहेव करता है वैसे ही करेगा, लेकिन वो आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। आ रही बात समझ में। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों को ये बनाया है, फरिश्तों को ये बनाया है, जिन्नातों को ये बनाया है, और इसलिए बनाया कि वो उसकी इबादत कर सकें। हदीस में आता है, हदीस का मफ़हूम है कि ज़मीन पर कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जहाँ पर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली हो जहाँ पर हमारे फरिश्ते मौजूद ना हो। सही है ना। तो उनकी आपस में जो चैटिंग होती होगी, सरगोशी होती होगी, उनकी जो मतलब वो बातें करते होंगे, उनकी आवाज़ भी हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअली में इनऑडिबल है, वो काबिल समाअत नहीं है। तो या तो 20 हर्ट्ज से कम समझ लेंगे, या तो हम 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा समझ लेंगे, वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। आप नॉर्मल बातें करते हैं, 2 लोग बराबर में एक दूसरे के साथ बैठे हुए, तो नॉर्मल चैटिंग कहते हैं हम इसको। 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बात करना है कि तीसरे को सुनाई ना दे, तो विस्परिंग, सरगोशी करते हैं, कान में जाके बोलते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। आप उनके कान में कुछ बोलें तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन उनको आ रही होगी। ठीक है ना। तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनऑडिबल साउंड, द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट इज़ कॉल्ड द इनऑडिबल, जो मुझे सुनाई ना दे। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी इनऑडिबल, गैर काबिल समाअत, और अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो भी इनऑडिबल। सही है ना। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम साउंड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, साउंड को साइंटिफिकली जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है उनका नाम है याकूब अल किंदी। ठीक है ना। याकूब अल किंदी वाज द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन द म्यूज़िक साइंटिफिकली। अब जब हम साउंड को साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं तो उसमें हम बात कर रहे होते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में, साउंड के लाउडनेस के बारे में, साउंड की पिच के बारे में, साउंड की क्वालिटी के बारे में। ठीक है ना। अक्सर टीवी शोज़ में जो है ना, इंडियन आइडल, पाकिस्तानी आइडल जो शोज़ वगैरह होते हैं उसमें दिखा रहे होते हैं कि एक सिंगर आके गाना गाता है और उसके बाद जजेस जो वो कमेंट पास करते हैं कि आपका लो नोट सही नहीं था, आपका हाई नोट सही नहीं था, आपका मुखड़ा सही नहीं था, आपका अंतरा सही नहीं था, और भी इस तरीके से बहुत सारे कमेंट पास कर रहे होते हैं। तो वो साउंड को क्या बता रहे हैं, साइंटिफिकली डिस्कस करके बता रहे हैं। और टॉम एंड जेरी कार्टून में आपने देखा होगा, जो टॉम एंड जेरी होते हैं उसमें से कोई भी एक वो 2 स्टिक हाथ में ले लेता है यूँ करके, ठीक है ना, और सामने जो है वो एक उसके पास एक डायरी होती है, उस डायरी में बहुत सारे म्यूजिकल नोट बने हुए होते हैं, और से वो यूँ यूँ कर रहा होता है और सामने वाले लोग उसी फ्रीक्वेंसी के नोट पर जो है म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। तो इसके जो हाथ की जो वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसकी पूरी एक कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद, स्टडी करने के बाद कि किस तरीके से हाथ हिलेगा तो किस तरीके का म्यूज़िक एक्सप्रेस करना है, तो याकूब अल किंदी ने इस बात को भी बताया, ही एक्सप्रेस द म्यूज़िक इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को म्यूज़िक के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाया। ठीक है ना। इसके बारे में जो डिस्कशन करने वाले तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, याकूब अल किंदी ने इसको करके दिखाया। तो साउंड को जब आप साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं तो साइंस के खास ब्रांच में इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसका नाम क्या है, एक्स्टिक्स, ACOUSTICS। एक्स्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन डिस्कस द साउंड साइंटिफिकली। साउंड को साइंटिफिकली डिस्कस करने से मुराद क्या है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, साउंड की लाउडनेस, पिच, क्वालिटी। ठीक है ना। कुछ आवाज़ ऐसे होते हैं जो आपके कान के लिए आपको लगता है कि वो प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, द साउंड विच प्रोड्यूसेस अ प्लीजेंट इफेक्ट ऑन अवर ईयर, दैट इज कॉमनली कंसिडर्ड एज द म्यूजिकल साउंड।
और कुछ आवाज़ जो है वो जैरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ट्रैफिक के शोर में आप जाके खड़े हो जाएं तो वो आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। कोई भी फैमिली रोज़ाना शाम में बोल के ये नहीं निकलती होगी, ये बोल के नहीं निकलती होगी चलो ट्रैफिक के पास जाके खड़े होते और चाय पीते हैं, वहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो एक जैरिंग इफेक्ट है। डोर को एक बहुत तेज़ फोर्स लगाने के बाद, पुश करने के बाद बंद किया गया, तो जो आवाज़ आएगी वो एक ख़तरनाक आवाज़ है, वो इंसान को अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। परिंदों की चहचहाने की आवाज़, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, यह एक म्यूज़िकल साउंड है, ठीक है ना। तिलावत की आवाज़ या फिर सॉन्ग की आवाज़, अब जिसको जो अच्छी लगती है वो उसके हिसाब से वो उसको चूज़ करेगा। हाजी सनाउल्लाह के ख़ानदान से तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो बोले सर हमें तिलावत की आवाज़ तो अच्छी लगती है लेकिन गाने की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। दिल में तो ये है कि तिलावत की आवाज़ अच्छी लगे, लेकिन दिमाग में हावी जो है वो कुछ और है। ऐसे ही है ना। अब कुरान का मौज़ा ये है कि जब भी पढ़ो पहली मरतबा सुनो, दूसरी मरतबा सुनो तो और ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ होती है। ये कुरान का मौज़ा है। और कितना ही सुपर हिट सॉन्ग क्यों ना हो, 10-12 मरतबा सुनने के बाद आप बोलेंगे नहीं, आप अल्लाह ताला ने कुरान में ये मौज़ा रखा हुआ है। और जो कुरान को तिलावत करने वाले जो अच्छे लोग होते हैं, जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, तो आप उनको सुनेंगे तो आप बैठे बैठे रोना शुरू कर देंगे, ऐसी आवाज़ होती है कुरान की तिलावत की। तो अल्लाह ताला ने किसी एक तासीर रखी हुई है। तो कुछ आवाज़ प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अनप्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो एक म्यूजिकल साउंड होती है और एक हमारे पास नॉइस होती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की बात करें तो एक्चुअली हम म्यूजिकल साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हमारे पास लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है। क्वालिटी को हम एक और नाम कहते हैं टिम्बर, पिच को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। लाउडनेस, आप ये बात याद रखिएगा कि वो फैक्टर जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है वो है इंटेंसिटी। लाउडनेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। एक ऐसी आवाज़ जिसकी वजह अगर हम फ़र्क कर सकें दो आवाज़ों में, और वो दो आवाज़ कैसी हो, एक लाउड हो और एक फेंट हो, एक तेज़ हो और एक दबी हुई आवाज़ हो। आप किसी कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हैं और किसी ने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जो है वो साउंड में जो है वो टेलीविज़न जो है वो ऑन कर दिया, तो आप बोलें, आप क्या कहेंगे? आवाज़ कम कर दो, ठीक है ना। और अगर वही चीज़ आपको अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी भी लग रही है, तो थोड़ा बोलेंगे थोड़ा सा आवाज़, जो डिपेंड करता है बंदे का मूड किस तरीके का है नहीं। तो कम आवाज़ और तेज़ आवाज़ के दरमियान का जो फ़र्क है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? लाउडनेस। अगर मेरी आवाज़ पीछे नहीं पहुँचेगी तो पीछे वाला बच्चा क्या बोलेगा? सर थोड़ा सा लाउड बोलिए। बात समझ में आ रही है ना। तो तेज़ आवाज़ की लाउडनेस और कम आवाज़ की लाउडनेस के दरमियान का जो फ़र्क है, इसी को क्या कहा जा रहा है? लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, जो नाम लिखा वही डेफिनेशन है। लाउडनेस अगर कम होगी तो लाउडनेस कम, ज़्यादा होगी तो लाउडनेस ज़्यादा। लाउडनेस का जो मेन फैक्टर है, इसके आगे मैंने कुछ लिखा है, नहीं लिखा हुआ, तो बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउड एंड फेंट साउंड। अब इसके बाद लाउडनेस के फैक्टर से मैंने क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड्स। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लाउडनेस, पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद पिच की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा? फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड्स। मेन जो फैक्टर है इसका वो क्या है? इंटेंसिटी। आप ये बात याद रखिएगा कि लाउडनेस को बढ़ाने के लिए जो उसका मेन फैक्टर है दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हम और भी फैक्टर्स देख रहे हैं, अदर फैक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर, बोलने वाला और सुनने वाला, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, विंड डायरेक्शन, दिस आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड्स, बट द मेन फैक्टर इज इंटेंसिटी। इन चारों को पढ़ने के बाद बात यही समझ में आने वाली है कि इन चारों को पढ़ के हम इंटेंसिटी के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। अगर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों के दरमियान फासला कम होगा तो आवाज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी, है नहीं। और अगर दूर होंगे, जिसका घर मस्जिद से करीब है उसको आवाज़ तेज़ आती होगी अजान की, जिसका घर मस्जिद से दूर है उसको आवाज़ ऐसी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस ज़्यादा तो लाउडनेस कम। तो ये सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस सिस्टम में, जिस वाइब्रेटिंग बॉडी में आप
लाउडनेस प्रोड्यूस करवा रहे हैं अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा। छोटे ढोल को आप बीट करेंगे उससे आवाज़ कम प्रोड्यूस होगी, बड़े ढोल में आवाज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसका एरिया ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है। तो जितना एरिया ज़्यादा उतना लाउडनेस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा। अब एरिया ज़्यादा होगा तो जो आप बीट करेंगे तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ऊपर और नीचे क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी ना। तो अगर मेम्ब्रेन ज़्यादा होगा, उसका एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ऊपर आएगा और वो ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ आना है एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जाना है एम्पलीट्यूड। ये बात कल भी बताई थी मैंने आप लोगों को, बताई थी ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब एरिया बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो हम ये बात समझ जाएंगे कि एम्पलीट्यूड के बढ़ने से भी क्या बढ़ जाता है, लाउडनेस बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तो अगर आप किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब लाउडनेस इंक्रीज़ होगा, एरिया बढ़ा रहे हैं तो लाउडनेस इंक्रीज़ होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विंड डायरेक्शन, हवा की जो डायरेक्शन है। मैंने यहाँ से बोला उधर से हवा चली, मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं साउंड के, उधर से हवा चली है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दोनों बीच में टकरा गए तो जो साउंड के मॉलिक्यूल है वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब साउंड के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो लाउडनेस डिक्रीज हो जाएगी। ग्राउंड में खेलने वाले लोग जो प्लेयर्स हैं, अगर किसी ने कैच छोड़ा और कैप्टन आगे से उसको कुछ अच्छे अल्फाज में कुछ बोलता है तो हवा अगर चल गई तो वो आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पाएगी और वो दोबारा कैच छोड़ेगा फ़खर दमान की तरह। आरी बात समझ में, फ़खर दमान का एक अलग ही अंदाज है, ग्राउंड में खेल रहा होता है, लग रहा है गजनी बना हुआ है, तो लग रहा ही नहीं होता कि ग्राउंड में वो ग्राउंड में खेल रहा है। उसके बाद विंड डायरेक्शन में मैंने बता दिया, विंड डायरेक्शन अगर सेम है, साउंड के मॉलिक्यूल और विंड की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में तो लाउडनेस इंक्रीज होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो लाउडनेस डिक्रीज होगी। सही है ना। इन तीनों चारों फैक्टर को पढ़ने के बाद हम यही बात करेंगे कि साउंड लाउडनेस जो डिपेंड करता है, देखो विंड डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी साउंड की, अगर सेम हो जाए तो इंटेंसिटी ज़्यादा। इसमें देखो एम्पलीट्यूड के बढ़ाने से लाउडनेस बढ़ रहा है तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, शिद्दत, आप शिद्दत बोलते हैं ना, दर्द हो रहा है पैर में तो उसकी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा, दर्द हो रहा है सर में तो पूछते कम है या ज़्यादा है, तो इसका मतलब दर्द की शिद्दत या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। तो लाउडनेस की जो शिद्दत है, जो इंटेंसिटी है, वो इन चारों फैक्टर से एक्सप्लेन होता है। अगर ये बढ़ जाए, विंड डायरेक्शन से इंटेंसिटी बढ़ रही है तो लाउडनेस बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से लाउडनेस बढ़ रही है तो एक्चुअली में लाउडनेस नहीं बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो इसीलिए मैंने मेन फैक्टर क्या लिख दिया कि फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस डिपेंड्स के साथ मेन फैक्टर जो है वो इंटेंसिटी है। अगर आपके पास ऑप्शन में इंटेंसिटी लिखा हुआ होगा तो आप डायरेक्ट लगाएंगे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द ग्रेटर द इंटेंसिटी द ग्रेटर विल बी द लाउडनेस। बात समझ में आ गई है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लाउडनेस को एक्सप्लेन करने के लिए वेबर एंड फ्रेशनर्स लॉ ये कहता है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। L इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, कांस्टेंट का टर्म लगाते हैं C, इस C को बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर रहा होता है। लोग विस्परिंग कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं, उसके लिए C की वैल्यू अलग है। और लॉग का टर्म क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में जो ग्राफ पढ़ा था और जो मैथमेटिक्स सॉल्व की थी उसमें एक ग्राफ शीट यूज़ करते हैं हम, लॉग फंक्शन यूज़ करते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ पर उसके लॉग की अलग अलग वैल्यूज़ होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लॉग के लिए नॉर्मल चैटिंग के लिए अलग वैल्यू है, विस्परिंग कर रहे हैं अलग वैल्यू है, चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं उसके लिए अलग वैल्यू है, ठीक है ना। और इसी तरीके से डिफरेंट किस्म के जो बर्ड्स हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स हैं, उनकी आवाज़ डिफरेंट रेंज की होती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लॉग का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे जो L कहलाता है ये कहलाता है लाउडनेस ऑफ लाउड साउंड, यहाँ पे जो I है ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ लाउड साउंड। सही है ना। फिर उसके बाद L के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, L नॉट, यही फार्मूला मैंने चेंज करके लिखा, L नॉट इज इक्वल टू C लॉग I की जगह क्या आ गया, I नॉट। अब यहाँ पे L नॉट इज द लाउडनेस ऑफ फेंट साउंड, I नॉट इंटेंसिटी ऑफ फेंट साउंड, ऊपर वाला फार्मूला लाउडनेस ऑफ लाउड साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाउड साउंड। लाउड साउंड और फेंट साउंड के दरम्यान का जो फ़र्क होता है इसको कहते हैं हम इंटेंसिटी लेवल। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ लाउड एंड फेंट साउंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल, L माइनस L नॉट।
लेफ्ट वाले को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, राइट वाले को राइट से सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ये बन जाएगा L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे C log I फिर माइनस C log I नॉट, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये बना L माइनस एल नॉट, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी लेवल। इसको किससे इंडिकेट करवाते हैं? बेल से। B इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? C log, अंदर क्या बचेगा? I माइनस। अब यहाँ पे देखो log A माइनस बी का फॉर्मूला ही है, किसका है? log A माइनस बी, log A माइनस बी बराबर होता है log A डिवाइड बाई बी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? log I माइनस आई नॉट, ये हो गया C log A माइनस बी, किसके बराबर होता है? log A डिवाइड बाई बी। तो A कितना है? I, B कितना है? आई नॉट, तो ये बन गया B इज इक्वल टू C log I डिवाइड बाई आई नॉट। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म है I डिवाइडेड बाई आई नॉट, ये वाला जो टर्म है इसको मिला करके I डिवाइड बाई आई नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव इंटेंसिटी। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं लेक्चर बहुत तेज़ी में आगे लेके निकल जाऊँगा, ठीक है ना? फिर इससे ही फ़ायदा ये होगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे अगर ध्यान में सवार हो गया कि आपको देर हो रही है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँगा। आ रही बात समझ में? 10-15 मिनट का नमाज किसको पढ़ना वो पढ़ लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये पढ़ाई होती रहती है ज़िंदगी भर। B इक्वल टू C log I ओवर आई नॉट, ये क्या लिखा हुआ? रिलेटिव इंटेंसिटी। I ओवर आई नॉट को किससे इंडिकेट करवा रहे हैं? रिलेटिव इंटेंसिटी। अब यहाँ पे ज़रा देखो, B इज इंटेंसिटी लेवल एंड इट्स SI यूनिट इज dB, डेसीबेल। इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? डेसीबेल है, सही है ना? इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? एंड C इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। हम क्या करेंगे? पुट C इज इक्वल टू 10। इस वाले इक्वेशन में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे अगर हमारे पास न्यूमेरिकल या MCQ आया हुआ है, किस तरीके का होता है अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। अगर C की जगह हम 10 पुट करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट होगा डेसीबेल में। अगर आपसे बोल रहे हैं डेसीबेल में कैलकुलेशन करके बताएं इंटेंसिटी लेवल की, तो C की जगह क्या पुट करेंगे? 10, और C की जगह क्या पुट करेंगे? 1। अगर इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है किसमें? बेल में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं डेसीबेल में, तो C की जगह क्या पुट करेंगे? 10, और अगर इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं बेल में, तो C की जगह क्या पुट करेंगे? 1। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ अ जेट एरोप्लेन, एक जेट एरोप्लेन है जिसकी रिलेटिव इंटेंसिटी बता रहे हैं 10⁻³ फाइंड इट्स इंटेंसिटी लेवल। आप उसके इंटेंसिटी लेवल मालूम करके बताएं, इंटेंसिटी लेवल इन dB, डेसीबेल में इंटेंसिटी लेवल मालूम करके बताएं। द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ अ जेट एरोप्लेन इज 10⁻³, ठीक है ना? और आपसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड इट्स इंटेंसिटी लेवल इन dB। तो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें इंटेंसिटी लेवल का, वो क्या है? B इज इक्वल टू C log I डिवाइड बाई, ये क्या है? और ये कितना किया मैंने? तो इस पूरे की जगह 10 की पावर, सही है नहीं? अब ये हो गया B इज इक्वल टू C की जगह क्या पुट करेंगे? चूँकि किस में कैलकुलेट करना है? dB में। ये बन रहा है log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n, ये बनता है n log m। ये फॉर्मूला है log m टू दी पावर n, ये बराबर होता है n log m के। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है? n कितना है? 3, log m कितना है? 10, log 10 की वैल्यू 1, 3 10 दा 30, तो हमारे पास B कितना आया? 30 dB। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इंटेंसिटी लेवल, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटेंसिटी लेवल है इसका। आई बात समझ में? अगर इसी को आपसे पूछता है बेल में कैलकुलेट करो, तो हम C की जगह क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। बात क्लियर है? फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि 1 बेल कितने के बराबर होता है? 10 dB के बराबर होता है। और उसके बाद हम इंटेंसिटी लेवल के लिए सोन भी यूनिट यूज़ करते हैं। 1 सोन किसके बराबर होता है? 40 dB। और इसके लिए कंडीशन क्या? ये पूरा एक MCQ लिखा हुआ है। 1 सोन बराबर होता है 40 dB के, और उस टाइम कंडीशन क्या है? द फ्रीक्वेंसी शुड बी 1000 हर्ट्ज़।
वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1000 हर्ट्स होगी। 1 सोन इज इक्वल टू 40 dB व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज़ 1000 हर्ट्स। बात क्लियर है ये? उसके बाद ये दो टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं, इको एंड बीट्स। इको क्या लिखा हुआ है, साउंड विच कैन बी हेयर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इको। वो आवाज़ जो टकराने के बाद दोबारा सुनाई दे। एक बंद कमरे में आप, जिसमें कोई सामान ना हो, आप उसमें कुछ बोलते हैं, आपको लगता है आवाज़ टकरा के वापस आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इको। इसको हम किसका नाम देते हैं, इको का। इको के लिए कम से कम फासला कितना बता रहे हैं, कम से कम टाइम कितना बता रहे हैं, 0.1 सेकेंड। अभी 17 मीटर है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया है, एक शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है एक पहाड़ के सामने, वो कुछ बोलता है, आवाज़ जाती है और टकरा के दोबारा वापस आती है। तो जाने का फासला और आने का फासला मिला के जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 2s। s का फार्मूला क्या है, vt। तो अब इस s की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 2s इज इक्वल टू vt। s को सेपरेट करना है, चूँकि आप ये बताने जा रहे हैं कि कम से कम फासला कितना होगा इको के लिए। तो इस s को जब आप सेपरेट करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, vt बाई v की जगह कितना, 340। स्पीड ऑफ साउंड है ये v, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लाई करता है 332 से लेकर के 340 तक। मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, 340 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है, 0.1। मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मिनिमम टाइम फॉर इको इज 0.1 सेकेंड। तो 340 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34 डिवाइड बाई, अब 34 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 17 मीटर। तो कम से कम फासला जो होता है इको का वो कितना होता है, 17 मीटर। कम से कम टाइम जो होता है वो इको का वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। इसके बाद हमारे ये आज के जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड बीट्स। व्हाट इज बीट्स, व्हेन टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोजेज विद ईच अदर देन दे प्रोड्यूसेस बीट्स। बीट्स एक एक्चुअली में आवाज़ है जो इंसान डिटेक्ट करता है 1 सेकंड में 7 मरतबा। द ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट 7 बीट्स पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से एक आवाज़ प्रोड्यूस करवाई जा रही है बोर्ड पे से इस तरीके से। तो ये जो आवाज़ आपके कान में आएगी, ये जो आप हर एक आवाज़ के बाद जो दूसरी आवाज़ है उसके दरम्यान आप फ़र्क कर सकते हैं वो कितनी आवाज़ होगी, ऐसी 7। अगर इसके अलावा और भी आवाज़ आ रही है तो वो एक कंटिन्यूस साउंड बन जाता है, उसको इंसानी कान, ह्यूमन एयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो कम से कम कितनी बीट सुन सकते हैं हम, 7 बीट्स पर सेकेंड। बीट्स के लिए कंडीशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, एक वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी की तादाद 4 हर्ट्ज़, दूसरे वेव में फ्रीक्वेंसी की तादाद 400 हर्ट्ज़, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो इसमें बीट्स प्रोड्यूस नहीं होता। बीट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए पहली वेव है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है y1। 1 राइज 1 फॉल इज कॉल्ड 1 वाइब्रेशन। तो ये हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन, 4 वाइब्रेशन। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 4 हर्ट्ज़। सेकेंड वेव है 1 2 3 4 5 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 हर्ट्ज़। सही है ना। अब होता ये है, सुपर इम्पोजिस का टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर इम्पोजिस यानी कि 2 वेव आपस में क्या करेगी, ओवरलैपिंग करेगी। और ओवरलैपिंग में क्या बात याद रखेंगे, क्रेस्ट पे गिरेगा तो बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ट्रफ पे गिरेगा तो भी बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ट्रफ क्रेस्ट पे गिरेगा तो बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा तो भी बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब अपोजिट वाले पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम वाले पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जैसे ये एक वेव है, ये पॉइंट इसका क्या है, क्रेस्ट, ये कहाँ पर आ रहा है, क्रेस्ट पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर ये देखो, ये ट्रफ कहाँ पर आ रहा है, क्रेस्ट पे। ये फिर क्रेस्ट कहाँ पर आ रहा है, क्रेस्ट पे। ट्रफ कहाँ पर आ रहा है, क्रेस्ट पे। ये क्या है, क्रेस्ट, ये कहाँ पे जा रहा है, ट्रफ पर। ये क्रेस्ट, ट्रफ कहाँ पर आ रहा है, क्रेस्ट पे। ये वाला क्रेस्ट कहाँ पे जा रहा है, क्रेस्ट पे। और ये वाला ट्रफ कहाँ पे जा रहा है, ट्रफ पे जा रहा है ना। देखो पहले वाले में कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव। ये कौन सा हुआ, डिस्ट्रक्टिव। ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, क्रेस्ट ट्रफ पे डिस्ट्रक्टिव, ट्रफ क्रेस्ट पे डिस्ट्रक्टिव, क्रेस्ट पे कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ पे कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के मायने क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक ऐसी इंटरफेरेंस जिसकी वजह अगर कंस्ट्रक्शन हो जाए, तामीराती काम हो जाए, तामीराती काम में चीज़ बनती है तो इसमें वेव बनेगा। एक ऐसी वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो ज़रा देखो,
यहाँ क्रैश पे गिरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट कर लेते हैं, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों ऐड हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ये एक ऐसी वेव मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में क्या होगा, ज़्यादा। सही है ना। और उसके बाद क्या होगा, ट्रफ क्रैश पे साइलेंट जोन, कोई वेव प्रोड्यूस नहीं हुई, साइलेंट जोन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर दोबारा क्रैश पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फिर से दोबारा एक बड़ी वेव। सही है ना। फिर उसके बाद ये ट्रफ कहाँ पे आ रहा है, क्रैश पे, फिर दोबारा क्या, साइलेंट जोन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रफ क्रैश पे, फिर दोबारा क्या, साइलेंट जोन। फिर क्रैश कहाँ पे जा रहा है, क्रैश पे, फिर दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रफ कहाँ पे जा रहा है, ट्रफ पे, फिर दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने देखा होगा जब हार्ट बीट चल रही होती है, पल्सेशन चल रहा होता है, तो उसमें कंप्यूटर के ऊपर हार्ट बीट आ रही होती है, तो इसी को एक्चुअली में चेक कर रहा होता है, वो इस तरीके से बन रहा होता है यूँ। यहाँ पे आवाज़ गायब हो गई, फिर उसके बाद ये आवाज़, फिर उसके बाद इस तरीके से ये एक पल्सुएशन आ रहा है, फिर उसके बाद ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। और अगर आवाज़ गायब होगी तो उसका मतलब अब बीट नहीं है, हार्ट बीट नहीं है ना। तो ह्यूमन एयर जो डिटेक्ट करता है वो 7 बीट्स को डिटेक्ट करता है पर सेकंड में, ये बात याद रखिएगा। और इस साथ में ये बात भी याद रखिएगा, हमारी बुक में लिखा हुआ 7 बीट्स, आप बाहर अंग्रेज़ों की किताब उठा करके पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ 5 बीट्स पर सेकंड। और इसका प्रूफ कैसे है कि एक आवाज़ को सुनने के लिए टाइम चाहिए होता है 0.1 सेकंड। ये बस लास्ट है, ठीक है। एक आवाज़ को सुनने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो होता है 0.1 सेकंड। मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, सही है ना, आप सुन के समझ रहे हैं। जिस तरीके से अगर मैं कुछ बोलूँ तो मूड स्विंग्स होते हैं, आवाज़ सही है, आपको सही तरीके से मुखातिब किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ गलत बोला जा रहा है तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, रिएक्ट करना है, नहीं करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किसको बोलना है, किसको नहीं बोलना है, या आप सोच करके बोल रहे होते हैं। तो 0.1 सेकंड सुनने के लिए और 0.1 सेकंड लगेगा आपको उस बात को समझने के लिए कि आखिर बोला क्या गया है। तो इसका मतलब एक आवाज़ को सुनने के लिए जो दौरानिया लग रहा है, ड्यूरेशन, सुनना फिर समझना, टोटल कितना हो गया, 0.2 सेकंड। तो इसका मतलब एक बीट्स कितने देर में सुनाई दे रही है, 0.2 सेकंड में। ऐसा मैथमेटिकल प्रूफ हमारी बुक में नहीं है, ये बात पहले बता दे रहा हूँ मैं। आपके पास MCQs पूछेंगे तो आप आँख बंद करके 7 बीट्स ही लगाएंगे, लेकिन 5 बीट्स के मैं आपको जो है वो एक प्रूफ बता रहा हूँ कि वो कैसे होगा। एक आवाज़ को सुनने के लिए कितना टाइम लगा, एक बीट को 0.2 सेकंड। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ किससे, 5, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर आएगा, 1 सेकंड। तो इसका मतलब 1 सेकंड में बीट्स कितनी आई, 5 बीट्स पर सेकंड। लेकिन हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है, 7 बीट्स। तो हम क्या करेंगे, बात समझ में आ गई है। ये जो टाइम है ना 0.2 सेकंड, एक आवाज़ को सुनना और समझना, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं, साउंड का रिटेंशन। 0.1 सुनने के लिए और 0.1 समझने के लिए, ठीक है भाई। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम साउंड के अलावा हम आगे डॉपलर इफेक्ट शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही है।